वेलकम बैक टू सुदर्शन क्लासेस। अपनी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्लास 11th के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने उसमें करंट लायबिलिटीज़ तक टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम बाकी के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आप उसी तरह से लेमैन टर्म में बिल्कुल सरल भाषा के अंदर समझेंगे मेरे से। आप लोग आज की क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट विथ बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2। आप लोग जब भी वीडियोस देखें तो पहला वाला जो वीडियो था वो पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने लायबिलिटीज तक डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिसाइड करेंगे, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एसेट्स। वो है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है बच्चों? एसेट्स अगर मैं लेमैन टर्म में तुम्हें बताऊं, किसी भी बिजनेस के लिए हर वो चीज जो उसे बिजनेस में कमाने में, रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है, वो उसकी एसेट है। जैसे कि हमारा कोचिंग है, हमारे कोचिंग में मेरे लिए एसेट्स क्या क्या हैं? ये बेंचेस, ये स्मार्ट बोर्ड, ये कैमरा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मेरी एसेट हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर मेरे पास नहीं होती तो मैं शायद बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाता, मैं आप लोगों तक रीच भी नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें मेरी एसेट हैं। हर वो चीज जो मुझे बिजनेस में कमाने में मदद कर रही है वो मेरी एसेट है। अब हम इसकी एक डेफिनेशन टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। एसेट्स आर प्रॉपर्टीज, यानी एसेट्स वो मेरी संपत्ति या प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे टेंजिबल या इनटेंजिबल। सर टेंजिबल मर्ड का मतलब जिसको सी या टच किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा बोर्ड, ये मेरा पेन, मैं इसे टैंजिबल एसेट कहूंगा क्योंकि मैं इसे टच कर पा रहा हूं, फील कर पा रहा हूं। ठीक है सर। इनटैंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वो हमारी इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, फिजिकली आप उस चीज को देख सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। एंड यहां पर नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। सर टेंजिबल, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा ये फर्नीचर, मेरा स्मार्ट बोर्ड, मेरा जितने भी डिवाइसेस हैं, बेंचेस, चेयर, ये सारी चीज़ें मेरी टेंजिबल एसेट है। बट सर आपकी इनटेंजिबल एसेट क्या है? ऐसा क्या है जो हम टच या फील नहीं कर पा रहे लेकिन वो आपको कमाने में मदद कर रही है, विच इज हेल्पिंग मी इन अर्निंग? तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरी नॉलेज, मेरा स्किल सेट, मेरा वे ऑफ टीचिंग, क्या ये मेरी एसेट है कि नहीं है? हाँ सर। आप इसी के दम पे रेवेन्यू जनरेट करते हो, आप इसी के दम पे हम जैसे बच्चों तक यानी स्टूडेंट्स तक पहुंचते हो। तो ये मेरी एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स को मैं आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल में कवर करूंगा विद सर्टेन एग्जांपल। अभी हम अपने एसेट्स के डेफिनेशन पे स्टिक करेंगे। एसेट वो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे टेंजिबल या इनटेंजिबल, जो किसी के द्वारा ओन्ड हैं। ओन्ड का मतलब वो मेरी होनी चाहिए, ओनरशिप मेरा होना चाहिए। ओन्ड का मतलब आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। बाय अ बिजनेस, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। दिस स्मार्ट बोर्ड इज एन एसेट फॉर मी and I will reap the benefits of this smart board in the near future also। यानी आज भी, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, जब तक इस स्मार्ट बोर्ड की लाइफ है तब तक मैं इससे इकोनॉमिक बेनिफिट लूंगा। ये मेरा एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, अब मैं इससे और भी ज्यादा रेवेन्यूज कमा सकता हूं। ये बेंचेस, जितनी ज्यादा बेंचेस होंगी मेरे इंस्टीट्यूट में, उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट, बैठने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वो भी मेरा रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करेगी। हाँ या ना? जितनी बड़ी मेरी बिल्डिंग, जितना बड़ा मेरा एरिया होगा कोचिंग का, उतने ज़्यादा बच्चे एट अ टाइम मेरी क्लास में बैठ सकेंगे और मैं उतने ज़्यादा बच्चों को रीच कर सकूंगा। दैट मीन्स मैं उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। तो एसेट वो हर चीज़ होती है। लेमैन टर्म में मैं कहूं, सिंपल वर्ड्स में, एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म या बिजनेस टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। आई होप कि आप लोगों को सरल सिंपल भाषा में ये बात समझ में आ गई होगी कि हर वो चीज़ जो मेरे बिजनेस में मुझे कमाने में मदद करती है वो एक एसेट है। आप सभी के पेरेंट्स, किसी किसी के पेरेंट्स बिजनेस में होंगे, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि आपके पापा के
बिजनेस के अंदर उनकी एसेट्स कौन कौन सी चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप भी समझ पाएंगे, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सब डिविजन्स, या हम बात करेंगे कि एसेट्स, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज को जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें ये खूबी है तो भैया ये है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अंधेरा हो रहा है तो रात हो रही है, तो रात का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना कि डार्कनेस है। वैसे ही एसेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिससे आप उसको पहचानोगे कि हाँ ये मेरी एसेट है और ये मेरी एसेट नहीं है। तो पहली चीज, सबसे पहली, ये एक बिजनेस के द्वारा ओन्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कह दूं, अगर ये एरिया, ये इंस्टीट्यूट जो है या ये जो कमरा है, ये मैंने रेंट पे ले रखा है, तो क्या ये मेरी एसेट है? नो, क्योंकि ये मेरे मेरा ओन्ड नहीं है। अगर यही बिल्डिंग मेरी खुद की होती, माई ओन प्रॉपर्टी होती, तो क्या ये मेरी एसेट होती? यस, सही सोच रहे हो, ये मेरी एसेट तब होती जरूर। सेकेंड थिंग, इट मे बी टैंजिबल और इनटैंजिबल। सर एसेट जरूरी नहीं है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, बिना फिजिकल एग्जिस्टेंस के भी एसेट मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा नाइकी, नाइकी का ये साइन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडिडास में ऐसा कोई साइन आता है, ऐसे 3 मोटे लेयर्स बने हुए होते हैं, हाँ या ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एप्पल कैसे भूल रहा हूँ मैं, मेरे को तो एप्पल बनाना ही नहीं आता, ठीक है ना। ये आधा कटा हुआ एप्पल, ठीक है, ये भी एक एसेट है। क्यों? मान लो एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, इसके पीछे एप्पल है, इसके पीछे एप्पल नहीं है, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो सेम है, बट फिर भी एक की प्राइस 1,25,000 और एक की प्राइस 60,000। वाई इज देयर सच अ डिफरेंस? ये डिफरेंस इसके ब्रांड का है, इसके ट्रेडमार्क का है, इसके लोगो का है। किसी भी ब्रांडेड दुकान पे चले जाइए, फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े लेवाइस से भी खरीदते होंगे और नॉर्मल आपके जो लोकेलिटी में क्लोथिंग स्टोर है उससे भी खरीदते होंगे। लेवाइस महंगा क्यों है? क्या उसके कपड़ों में कुछ अलग सा हीरे मोती जड़े हुए हैं? नहीं, कपड़ा कपड़ा होता है, ठीक है। लेकिन ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, गुडविल, इन सब का बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक्चुअली आप ये सोचते हो कि ये एक रेप्यूटेड फर्म है या रेप्यूटेड बिजनेस है या रेप्यूटेड ब्रांड है तो मुझे यहाँ पर जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। मेरी अगर कल को कोई कंप्लेन हुई तो मैं यहाँ पर कंप्लेन कर सकता हूँ, मेरी ग्रीवियांसेस को एड्रेस किया जाएगा। सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के दम पे आप ये प्रेफर करते हो, ना कि ये। तो क्या इसके इस लोगों ने इसे कमाने में मदद की या नहीं की? बट ऑब्वियसली की है। तो क्या ये टेंजिबल है, इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल है सर। अभी हम डिस्कस करेंगे इनटेंजिबल के और भी एग्जांपल्स, पहले हम की फीचर्स को समझ लेते हैं। सर एसेट्स के साथ उनकी कोई वैल्यूज अटैच्ड होनी चाहिए। वैल्यूज का मतलब मॉनेटरी टर्म्स में आप उसकी वैल्यू, मॉनेटरी टर्म्स में आप उसकी वैल्यू पता कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग की कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू तो होगी, सो एंड सो। आपने लैंड खरीदी तो क्या लैंड की भी कोई सो एंड सो मॉनेटरी वैल्यू होगी? हर एसेट की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। अगर आप किसी भी चीज की मॉनेटरी वैल्यू को असर्टेन नहीं कर पा रहे हो, दैट क्लियरली मीन्स कि ये सर हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। हम कभी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई तब नहीं करते अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या फिर वो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं है। नॉन मॉनेटरी टर्म्स का अकाउंट से कोई लेना देना ही नहीं है सर, है कि नहीं? तो जितनी भी एसेट्स होंगी उनके साथ कोई मॉनेटरी वैल्यू अटैच होनी चाहिए। थर्ड थिंग, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। बेसिकली ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। आज हमारी कोई भी एसेट होती है हम उसे मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। चलिए सर, टैंजिबल में तो आपने समझा दिया, इनटैंजिबल में समझाने की कोशिश करूं तो किसी भी फर्म की गुडविल को वैल्यू करते हैं लोग, पेटेंट्स को वैल्यू करते हैं, ट्रेडमार्क्स को वैल्यू करते हैं, कॉपीराइट्स को वैल्यू करते हैं,
कैसे वैल्यू करते हैं, वो तो एक इंटेंजिबल एसेट है। उनके अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जो आप अपनी फर्दर सीनियर क्लासेस में जब आप सीए परसू करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखोगे, तब आप और ज़्यादा इन डिटेल इन चीज़ों पे बात करोगे। लेकिन लेमैन टर्म में अगर हम बात करें, इंटेंजिबल एसेट जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो हम उसे मॉनेटरी टर्म में कैसे करते होंगे? जाहिर सी बात है, करना तो पड़ेगा अगर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो हर वो चीज़ जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकें, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी उसके एसेट्स में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स की। हर चीज़ में टाइप्स होती हैं बेटा, ठीक उसी तरीके से एसेट्स की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली हम दो कैटेगरीज में एसेट्स को पढ़ेंगे, फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, बेटा 11th में इफ यू आर यूजिंग द वर्ड फिक्स्ड एसेट्स इट इज ओके, बट इन 12th आप जो बैलेंस शीट बनाएंगे एज पर कंपनी शेड्यूल 3, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पर आप उसे नॉन करंट एसेट से डिनोट करोगे। हायर चीजें हैं, अभी आप पहली बार 11th में इंट्रोड्यूस हुए इस सब्जेक्ट से, तो आप अगर फिक्स्ड एसेट्स बोलते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका दूसरा नाम नॉन करंट एसेट्स भी होता है। क्या होती हैं फिक्स्ड एसेट्स? सर, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस, नॉट, ध्यान से देखना बेटा, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। जस्ट इमेजिन कि आपकी एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, यू आर अ बिजनेस ओनर एंड यू ओन अ वेरी गुड फाइन क्लोथिंग शोरूम। नाउ यू टेल मी, क्या वो फर्नीचर्स, क्या वो हैंगर्स, ये सारी चीज़ें आपके शोरूम में एसी लगा हुआ है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंग है आपकी खुद की है, क्या ये आपकी दुकान में फॉर सेल है? नहीं ना। आपकी दुकान में फॉर सेल क्या है? कपड़े। कपड़े जिस फर्नीचर पे टंगे हुए हैं वो फर्नीचर क्या आपके लिए फॉर सेल है? नहीं। तो क्या कहा मैंने? ऐसी एसेट्स जो मैंने खरीदी है बेचने के लिए नहीं, बट वो चीज मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करी है मैंने, और वो मुझे आगे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगी या मुझे बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगी। जस्ट सिंपल सा एक कोचिंग है मेरा, ये छोटा सा कोचिंग है मेरा। अब यहां पर जो मेरी बेंचेस हैं, क्या ये मेरे बेचने के लिए हैं? अच्छा चलो आप बताइए कि मैं गुड्स बेच रहा हूं या सर्विस? सोचो सोचो, सर्विस। वेरी गुड। तो क्या मैं सर्विसेज बेच रहा हूं? तो सर्विसेज भी मेरी एसेट है, लेकिन क्या वो फिक्स्ड एसेट्स हैं? जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ा, फिक्स्ड एसेट्स हम उनको कहेंगे जो रीसेल करने के लिए नहीं है, बट मेरी सर्विस तो बेचने के लिए है, तो ये फिक्स्ड एसेट हुई क्या? नो। बट मेरा फर्नीचर, सर दिस इज नॉट फॉर रीसेल, यू हैव purchase this furniture not the purpose of selling it again, you have used it या you are using it to generate revenues, ठीक है, it is helping and facilitating you in the business, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका क्लियर है। सेकंड, आपको बिजनेस में पैसा कमाने में मदद करती है। क्या मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर जितनी भी बेंचेस हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रूम है, ये एसी है, ये फैन है, ये बोर्ड है, ये लाइट है, ये कैमरा है, ये सारी चीज़ें क्या मुझे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रही हैं दोस्तों? कर रही है सर। तो क्या हुई है मेरी फिक्स्ड एसेट? दे आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्या कभी ऐसा होता है कि हम घर में या ऑफिस में कोई फर्नीचर लेके आते हैं और उसे 6 महीने में निकाल देते हैं? कभी कंप्यूटर लेके आते हैं 2 महीने में निकाल देते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं सर, 5 साल 6 साल, जब तक वो उसे मैनेज करना, उसे यूज़ करना अनकन्वीनियंट ना हो जाए, इनकन्वीनियंट ना हो जाए, तब तक हम उसे यूज़ करते हैं, है ना। तो जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगे बेटा, वो हमारे लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम उसे यूज़ करेंगे। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, बोले तो मोर देन 12 मंथ। 12 मंथ से ज़्यादा तो यूज़ करोगे ही करोगे। अच्छा सर, अगर कोई चीज़ है जो हम 12 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे तो वो फिक्स्ड एसेट्स में नहीं आएगी। बात समझ में आई? अगर लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं है तो वो फिक्स्ड एसेट्स में नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट,
दे आर सब्जेक्ट टू डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। सर आपने अभी बताया एक होती है हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, एक होती है हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, यहां पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं फर्नीचर का। ठीक है, सपोज करो कि मैंने एक बेंच सेट, वन बेंच सेट जो है वो ₹5000 में परचेज किया था इन द ईयर 2021। गॉट इट? नाउ यू टेल मी what price I will be getting if I sell it in 2024? सोचिए, 5000 की बेंच सेट अगर मैंने 2021 में खरीदी है और अगर मैं 2024 में उसे बेचना चाह रहा हूं तो मुझे कितने में, मतलब मुझे कितना रेवेन्यू या कितना प्राइस वो मुझे जनरेट करके दे देगी? बिल्कुल सही सोच रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल सही सर, 5000 से तो कम, है ना। मान लो 2000 रुपए। तो आपने एक चीज नोटिस की कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स मेरी एसेट्स की वैल्यू में कुछ गिरावट आई है या नहीं आई? वो गिरावट कितने की है, जिसको हम डेल्टा 3000 बोल सकते हैं। 3000 का चेंज आया। अब ये चेंज क्या है? इस चीज को कहते हैं डेप्रीशिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन। सर देन व्हाट इज दिस एमोर्टाइजेशन? बेटा टेंजिबल एसेट्स जब वैल्यू रिड्यूस होती है टेंजिबल एसेट्स की तो उसे हम कहते हैं डेप्रीशिएशन। और सर जब इनटैंजिबल एसेट्स, बेटा इनटैंजिबल एसेट्स की भी वैल्यू कम होती है। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल, हाँ आपने देखा है बलेनो मारुति की गाड़ी है और ग्लैंजा टोयोटा की गाड़ी है, दोनों में कोई डिफरेंस दिखता है आपको? नहीं। एक और है मारुति सुजुकी की ब्रेजा और टोयोटा की अर्बन क्रूजर, कोई डिफरेंस है? नहीं। एक और ले लो, महिंद्रा थार और जीप की रैंगलर, जीप रैंगलर, याद है आपको? वो भी सेम सी दिखती है ना। तो सर पेटेंट इशू नहीं आया होगा? आया होगा बेटा, लेकिन पेटेंट भी कुछ सालों बाद एक्सपायर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम के लिए पेटेंट मिलता है किसी भी चीज का। कोई भी प्रोडक्ट का पेटेंट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर इस तरह से होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स कैटेगरी। तो पेटेंट की भी वैल्यू कम होती है। तो इंटेंजिबल एसेट्स की भी वैल्यू अगर कम होगी तो उसको हम अमोर्टाइजेशन नाम से बोलेंगे। मीनिंग, लिटरल मीनिंग इनका बिल्कुल सेम है। लिटरल मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। एक फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट को दर्शाता है, एक इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट को दर्शाता है। तो ये एक फीचर होना चाहिए फिक्स्ड एसेट्स में। हमारी फिक्स्ड एसेट लॉन्गर पीरियड के लिए रह रही है हमारे बिजनेस में, तो जाहिर सी बात है सर उनकी वैल्यू कम होगी ओवर द पीरियड। एम आई राइट और नॉट? नेक्स्ट, दे हैव अ स्पेसिफिक लाइफ इन ईयर्स। एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ हैज इट्स लाइफ। मेरी, आपकी, इस बोर्ड की, आपके मोबाइल की, आपके जूतों की, हर चीज की लाइफ है या नहीं है? क्या ऐसी कोई चीज है धरती पे जिसकी कोई लाइफ ना हो? नहीं है। तो हर चीज की लाइफ होती है और एसेट्स की भी लाइफ होती है। दे रिफ्लेक्ट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बेटा इस चीज को कुछ ऐसे समझो, इस चीज को कुछ ऐसे समझो। मान लो मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट देता हूं, मान लो मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट बता रहा हूं कि मेरे पास ऐसा ऐसा एसेट्स हैं, ठीक है ना, मेरे पास ऐसी ऐसी एसेट्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लैंड है 10 CR की,
मेरे पास बिल्डिंग है, सीआर बोले तो करोड्स बेटा, ठीक है ना, है नहीं लेकिन समझ लो, क्या दिक्कत है समझने में, सोचो तो बड़ा ही सोचो, है ना। 10 सीआर की, 5 सीआर की मेरे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर्स मेरे पास हैं मान लो 1 सीआर के, और मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है बेटा 2 सीआर की। तो सर टोटल अगर आपका बैलेंस देखें तो 10, 5, 15 और 3 18 करोड़ के व्यक्ति हो आप। सॉरी पेन गिर गया भैया। 18 करोड़ के व्यक्ति हो आप, हाँ या ना। अब तुम मुझे बताओ, ये देख के तुम्हें अच्छा लग रहा होगा नहीं सर पैसे वाले आदमी है, ठीक है। अगर इसी के कंपैरिजन में मैं कुछ यही फिगर्स कुछ ऐसा लिखूं तो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और उनके सामने मैं लिख रहा हूं 25,000, 15,000, बिल्डिंग मेरे पास 2 लाख रुपए की, लैंड मेरे पास 3 लाख रुपए की। अब तुम बस मुझे इतना बता दो कि इस बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या इस बंदे की, बट ऑब्वियस इसकी। तो अगर मैंने ये पॉइंट यहां पर आपको मेंशन किया है बेटा, अगर मैंने आपको यहां पर ये पॉइंट मेंशन किया है क्या, कि एसेट से आपको किसी बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पता चलेगा। यार ये आदमी लंबे समय में, ये बिजनेस जो है लंबे समय में बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है, बिकॉज इसके पास बहुत ज़्यादा वैल्यू की एसेट्स हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स देखो। अब सारे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल देख लो। लैंड एंड बिल्डिंग मैंने ऊपर लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी मैंने लिखा है, फर्नीचर लिखा है, फिक्सचर्स लिखा है, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, और पता नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाने के तौर पे कुछ फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल इसमें शो किए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारी फिक्स्ड एसेट्स में भी 2 टाइप। हालांकि मैंने इसको 70% तो डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ बातों ही बातों में, मैं इसको एक बार विथ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल और डिस्कस दे दूंगा। फिक्स्ड एसेट्स में फर्दर 2 टाइप्स होती हैं बेटा। पहली वाली टेंजिबल, अभी डिस्कस किया था, डेफिनेशन देखो। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जो फिजिकली प्रेजेंट होती है, आपको दिखती है, आप उसे टच फील कर सकते हो, ठीक है। दे कैन बी सीन और टच्ड। एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एटसेट्रा। क्या हमने डिस्कस कर लिया था? यस सर, ये तो हो गया था डिस्कस। सेकेंड, इनटेंजिबल एसेट आर दोज दैट डू नॉट have any physical existence, that is they cannot be seen or touched, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आप लोगों के मोबाइल के अंदर वो मैकएफी आता है, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, क्या आप उसे टच कर सकते हो? यू कैन टच योर कंप्यूटर, बट कैन यू टच अ सॉफ्टवेयर इनटू इट? नो। तो बट इजंट इट दैट कि वो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, ठीक है ना। आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, उसमें एंड्रॉयड 14 होगा, आपके पास आईफोन होगा, iOS आ रहा होगा उसके अंदर। फोन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, इज इट वैल्यूएबल? नो। सो दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर एप्पल और सैमसंग और एनी अदर थिंग। अब अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को ये भी समझा सकता हूं, पेटेंट क्या होते हैं। सर पेटेंट किसी प्रोडक्ट की डिजाइन के ऊपर लिया जाता है ताकि उसकी डिज़ाइन को कोई कॉपी ना कर ले, उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए संबंधित होते हैं पेटेंट्स। कॉपीराइट क्या होता है? जितने भी लिटरेरी वर्क्स होते हैं बेटा, लिटरेरी वर्क, जैसे अगर सपोज करो फॉर एग्जाम्पल राहत फ़तेह अली खान ने कोई गाना गाया, तो वो उनका लिटरेरी वर्क है, वो उनका सॉन्ग, उनका म्यूज़िक, उनका सारा जो भी है गाने के लिरिक्स विरिक्स, वो उनका एक एसेट है। अगर कोई उसे कॉपी करे तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राहत फ़तेह अली खान उस गाने को लॉन्च करने से पहले उस पर कॉपीराइट ले ले। सिमिलरली किसी ने अगर पेंटिंग बनाई है तो वो भी कॉपीराइट हो सकती है। सिमिलरली किसी ने कोई बुक लिखी है तो वो भी कॉपीराइट हो सकती है। सिमिलरली किसी ने मूवी बनाई है तो वो भी कॉपीराइट हो सकती है। यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाया है, जनरल कंटेंट बनाया और यूनिक कंटेंट बनाया, तो वो भी कॉपीराइट रजिस्टर कर सकता है। सिमिलरली गुडविल क्या है? गुडविल आपकी मार्केट में रेप्यूटेशन होती है बेटा, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल आज लेवाइस
आपसे प्रीमियम जो चार्ज कर रहा है, ये जो प्रीमियम चार्ज कर रहा है वो अपनी रेप्यूटेशन का चार्ज कर रहा है। उसका क्लोथिंग मान लो 2,000 रुपये का ही होगा, लेकिन उस पर वो जो 3,000 रुपये ओवर चार्ज कर रहा है और आपको जीन्स पड़ रही है 5,000 की, इसके अंदर ये 3,000 कहीं ना कहीं वो अपनी मार्केट रेप्यूटेशन का ले रहा है, आपसे गुडविल का ले रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने अभी अभी डिस्कस किया ही है, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। आपको कभी भी कोई डाउट होना बेटा कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर आपको एड्रेस कर सकूं, आपके डाउट्स को ले सकूं, ठीक है। और पहली बात, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है ना, और बहुत अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारी वीडियोस उपलब्ध करवाओ, ताकि उनके लिए भी ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, थोड़े से फ्रेंडली हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, सिंप्लीफाइंग दी अनसिंप्लीफाइड, ठीक है। थैंक यू। अब चलते हैं हम हमारे आगे की तरफ। करंट एसेट्स। करंट का मतलब बेटा बिजली वाला करंट नहीं है। अकाउंट्स में करंट वर्ड हर उस जगह पे यूज होगा जहां पर लेस देन 12 मंथ्स की बात होगी। या आपने उस दिन लास्ट क्लास के अंदर करंट लाइबिलिटी में भी सुना था, करंट लाइबिलिटी, वहां भी मैंने आपको बोला था एनीथिंग जहां पर भी टाइम पीरियड 12 मंथ से कम का आएगा अकाउंट्स में, उसको हम करंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग अपने अकाउंट्स बनाओगे तो आप ऐसा वर्ड सुनोगे कि करंट ईयर का ये है। करंट ईयर का मतलब पिछले 12 महीनों के अकाउंट्स ये हैं, ठीक है। और 12 महीनों से पहले के बाद की बात होगी तो आप प्रीवियस ईयर वर्ड यूज करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? 2023-24 था। अब अप्रैल के बाद आ गए हम तो 24-25 आएगा, तो 2023-24 क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। 2024-25 क्या हो गया? करंट ईयर। एनी डाउट्स? चलिए, तो करंट एसेट्स क्या होती हैं? सर, करंट एसेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। बेटा फिक्स्ड एसेट्स में लिखा हुआ था नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, करंट एसेट्स में लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, स्टॉक। मान लो मेरा एक स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है, और मेरे पास मार्कर्स हैं, है ना, मेरे पास पेन हैं, मेरे पास इरेजर्स हैं, मेरे पास स्केल है, और इन सब की टोटल वैल्यू हो गई 10,000, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है, ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है या करंट एसेट? क्या मैं मेरे स्टॉक को 3 साल के लिए रख के बैठा रहूं? नहीं ना, ये स्टॉक तो बेचने के लिए है, और इसको जितना जल्दी मैं बेच के रेवेन्यू जनरेट करूंगा उतना ज़्यादा मेरा नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल चलेगा। मैं वापस पैसा आएगा, मैं फिर से माल खरीदूंगा, प्रोक्योर करूंगा, और उसके बाद उनको वापस से सेल आउट करूंगा, और मेरा साइकिल चलने लग जाएगा। तो स्टॉक एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल कि हर वो चीज़ जो हमारा बिजनेस रीसेल करने के लिए रख रहा है, होल्ड कर रहा है वापस बेचने के लिए, इज माय करंट एसेट। या फिर विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुड्स सोल्ड किए, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। अभी आप लोग ज्यादा डिटेल में समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी लेमन टर्म में बताता हूं। गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ है? हमने उधार पे राम को माल बेचा है, यानी राम ने अभी हमें पैसा नहीं दिया है। हमारा स्टॉक तो चला गया, लेकिन सर पैसा नहीं आया। स्टॉक गया, पैसा नहीं आया, लेकिन क्या राम से मैं पैसा मांग सकता हूं? हां सर, आप राम से पैसा मांग सकते हो। यानी राम जो है वो आपका डेटर होगा। कौन होगा बेटा? डेटर। डेटर कौन होता है? जिससे पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है, ठीक है। I am using Hindi also, but for those viewers who don't understand English, Hindi, they should know from whom we need to collect money. Collect money, ठीक है। वो हर व्यक्ति जिससे हमें पैसा लेना है, every person from whom we want to collect money या we have the right to collect money is our debtor. So, जैसे ही debtor हमें पैसा देगा, क्या हमारा एक करंट एसेट, अब नाउ डेटर इज अ करंट एसेट, यू कैन सी हियर
डेटर इज अ करंट एसेट, सीए नहीं लिख रहा हूं, करंट एसेट, ठीक है। डेटर इज अ करंट एसेट, कैन वी कन्वर्ट इट इनटू कैश और नॉट? यस सर, एज सुन एज द डेटर विल पे अस द अमाउंट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश, है ना। तो करंट एसेट्स वो होती हैं या तो हमने उसे बिजनेस में रीसेल के लिए पर्पस पे रखा है, या हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में बाय द बिजनेस विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अभी अभी हमने बोला था करंट एसेट यानी लेस देन 12 मंथ्स के अंदर हमें वो पैसा या तो सेल आउट करना है, या तो भाई सीधी सी बात, आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी बिजनेसमैन किसी भी चीज का बिजनेस करता हो, किसी भी गुड्स का करता हो, सर्विस का करता हो, क्या वो ये सोच के बिजनेस करता है कि मैं गुड्स आज बेचूंगा और मुझे उसका पैसा 3 साल बाद मिले? नहीं, क्रेडिट चलता है हर बिजनेस के अंदर, लेकिन मैक्स टू मैक्स 2 महीने 3 महीने। क्या कोई 6-6 महीने 8-8 महीने के क्रेडिट पे देकर प्रॉफिट कमा पाएगा? नहीं सर, ठीक है। तो इसीलिए 12 मंथ्स के अंदर जिस चीज को हमें या तो सोल्ड आउट करना है, रीसेल करना है, या हम जिसे कैश में कन्वर्ट कर देंगे, वो हमारी करंट एसेट्स होंगी। सर करंट एसेट्स पे डेप्रीशिएशन नहीं लगता, क्यों? क्योंकि इनका वियर एंड टियर नहीं होता है, हम इनको डेप्रीशिएट नहीं करते। रीजन बीइंग दीज आर नॉट हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। इफ आई एम मेकिंग सम गुड्स, ठीक है, आई विल सेल इट एज सुन एज पॉसिबल बिफोर इट गेट डेप्रीशिएटेड, क्योंकि डेप्रीशिएट हो ही जाएगा तो मुझे तो लॉस लग जाएगा। तो एज अ बिजनेस ओनर आई विल ट्राई टू सेल दिस प्रोडक्ट एज सुन एज पॉसिबल। थर्ड, they reflect the short term financial stability of the business. For example, वापस आते हैं, मेरे पास कैश पड़ा है 2 लाख रुपए, मेरे बैंक में बैलेंस पड़ा है 3 लाख रुपए, 3 lakhs rupees. I have debtors यानी person from whom I have the right to collect money are 5 lakh rupees. And I have some stock lying with me at the rate of rupees 2 lakh. Now, just tell me, अगर if I have some creditors to pay, कुछ लोग हैं जिन्हें मुझे पैसा देना है, मान लो 3 lakh rupees, ठीक है, these are my assets and this is my liability. I need to pay it back to the person from whom I have purchased goods on credit, that is known as creditor, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस फिगर को देखकर कि क्या मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं अपने क्रेडिटर्स को जैसे ही वो मुझसे पैसा मांगे मैं बोला तेरे मुंह पे मार दिए पैसे, जा मुंह मत दिखाना मुझे दोबारा, हाँ या ना? सर आपके पास कैश पड़ा है 2, बैंक में पड़ा है 3, 5 लाख, डेटर पड़े हैं 5 लाख के, स्टॉक पड़ा है, तो यू हैव इन ऑल 12 lakh rupees as your current assets, and you can convert it into cash within a span of time, and you need to pay only 3 lakh rupees. Sir, you have 12 lakh, you need to pay 3 lakhs, so you are very stable, sir. In short term you are very stable. Now looking at a contradictory situation, example, I am saying again, I have cash of rupees 10,500, I have a bank balance of rupees 4,500, I have a debtor of rupees 10,000, and I have a stock of rupees 20,000. See, I might have a building of rupees 20 lakh. Let it be an example, okay? But for example, I have some creditors of same 2 lakh rupees. Just tell me, am I in the position to pay this person? अरे भाई बिल्डिंग मत सोच, बिल्डिंग मत सोच। अगर तू बिल्डिंग सोच रहा है कि 20 लाख की बिल्डिंग पड़ी है ना, तो तुम्हें क्या लगता है बिल्डिंग आर सो इजीली सोल्ड? नहीं, बिल्डिंग कैन नॉट बी सोल्ड बेटा, बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड एसेट। हम अपनी इमीडिएट लाइबिलिटीज जो होती हैं, जिन्हें हम बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में पे करना होता है, उसके लिए हम कभी भी अपनी फिक्स्ड एसेट्स को सोल्ड आउट नहीं करते। हम ट्राई करते हैं कि हमारी करंट एसेट्स हमारी करंट लाइबिलिटी को मीट कर दें। बट क्या इस सिचुएशन में हूं मैं कि मैं
with 15,000 and 15, 10, 20, 25 and 45,000 रुपीज से मैं 2 लाख की लाइबिलिटी पे कर दूं? नहीं। तो क्या अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं, जितनी ज्यादा या जितनी अच्छी करंट एसेट्स होंगी या जितनी बुरी करंट एसेट होंगी वो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? आप शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियली स्टेबल हो, अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नीड्स को पूरा करने में हो या नहीं हो? क्या ये आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाएंगे। एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने मैंने लिखे हैं। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। मैं आपको जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ये बिल्स रिसीवेबल वर्ड आएगा तब समझाऊंगा, बिकॉज आई नीड टू गिव यू अ डिफरेंट एग्जाम्पल इन दिस एंड दैट इज नॉट पॉसिबल व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दिस। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो आई होप आप लोगों को करंट एसेट्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा। बच्चों आप लोगों को इनके स्क्रीनशॉट्स लेते रहना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल जो भी मैंने डेफिनेशन लिखा है, क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत ही कंसाइज कर दिया है, ठीक है? आपकी बुक वाली लैंग्वेज से इसको थोड़ा सा लेमैन टर्म में इजी टू अंडरस्टैंड एंड इवन दो वेरी करेक्ट लिखकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। तो इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बाय पॉजिंग द वीडियो, ठीक है? नेक्स्ट, सर व्हाट आर द क्राइटेरियाज? ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा एग्जाम में कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए किसी चीज को करंट एसेट बोलने के लिए या फिक्स्ड एसेट बोलने के लिए, ठीक है? अभी हमने थोड़ी देर पहले फिक्स्ड एसेट के क्राइटेरिया देखे थे, अब हम करंट एसेट के क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन सी चीज मेरी करंट एसेट होगी, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया वो मीट करना चाहिए। पहली जो हमें डेफिनेशन से ही पता चल जाती है, सर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड। सर ये रियलाइज्ड वर्ड का मतलब कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी मेरी करंट एसेट वो होगी जिसको मैं जब चाहूं कैश में कन्वर्ट कर सकूं। दूसरी चीज, वो मेरे बिजनेस में नॉर्मल कोर्स ऑफ मेरे बिजनेस में, मतलब मेरी नॉर्मल बिजनेस की दिनचर्या में वो सेल के पर्पस के लिए है, यानी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, पॉइंट नंबर 1 डन। सेकंड सेम है, इट इज हेल्ड फॉर प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। थर्ड, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, अगेन आई हैव रिटन कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, ठीक है? एंड लास्ट, इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? कैश का तो मतलब हो गया करेंसी, ठीक है? लेकिन कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब विच कैन, एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लो आपने कोई छोटी मोटी बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज खरीद के रख रखी है ना, और उसको शॉर्ट टर्म वाली हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाली नहीं है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बोले तो बेटा कोई शेयर वेयर खरीद रखा हो, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बॉन्ड, जैसे बॉन्ड खरीद रखा हुआ आप लोगों ने, है ना? नहीं भी पता है तो ज़्यादा लोड मत दो अपने दिमाग पे, हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सफ़र चलता जाएगा हम सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, मान लो मेरे पास 10,000 रुपये के कुछ पड़ा है, इन्वेस्टमेंट पड़ा है मेरा, और मैं जब चाहूँ तब उसे ऑनलाइन सेल आउट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? सेल आउट। जैसे ही मैंने सेल किया मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाएंगे और मेरी सिक्योरिटी किसी और के पास चली जाएगी, हाँ या ना? तो ये कैश के बराबर ही है ना, ठीक है? कैश नहीं है लेकिन कैश के बराबर तो चीज़ है ना, जब चाहे तब उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैश इक्विवेलेंट हम उनको बोलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, फिक्टिशियस एसेट्स। कई बच्चों को इसे प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, बेटा ये वास्तव में कोई एसेट होती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको एसेट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखी जाती है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के हिसाब से ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो एसेट होते नहीं हैं लेकिन हम उनको एसेट साइड में शो जरूर करते हैं, ठीक है? इतना सा। अब हम इसके डेफिनेशन टर्म्स पे पढ़ते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ना ही उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती है, ना ही उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती है, यानी ऐसी कोई एसेट नहीं है जिसे तुम कैश में कन्वर्ट कर सको, और ना ही इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। सर इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है? आगे देखिए,
बट द कंपनी शोज देम एज अ कैश एक्सपेंडिचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोग या बिजनेसेस क्या करते हैं, इसे एज एन एक्सपेंस शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। कहां पर शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ द एसेट कॉलम। मैंने अभी अभी बताया कि हम इसे एसेट कॉलम में लिखते हैं। दैट दे आर एक्सपेंसेस और लॉसेस दैट डू नॉट गेट रिटन ऑफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड और देयर ऑकरेंस। चलो मैं अब आप लोगों को ना एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने 1 मिनट समझो, XYZ ने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, विथ ₹10 लाख। समझ रहे हो बेटा? 10 लाख। अब आप मुझे एक बात बताइए, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही बंदे ने 10 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस में, हाँ या ना? अब मान लो आफ्टर 1 ईयर इस बिजनेस का प्रॉफिट आया 2,50,000, ठीक है। मान लो बिजनेस आपका ही था, आपने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए। 10 लाख रुपए लगाए हैं तो अभी तक आपने कुछ रेवेन्यू अर्न नहीं किया है। आप लगा रहे हो, फर्नीचर्स रेडी करवा रहे हो, सारी चीज करवा रहे हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका। 1 साल पूरा आपने बिजनेस किया और आपको 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ 2,50,000 का। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने जो 10 लाख रुपए लगाए थे, क्या आप उसे इस 2.5 लाख रुपए में से रिकवर कर लोगे? सर करना तो चाहिए, मेरा पैसा लगा था तो मैं रिकवर करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, चलो मान लो आपने बोला 10 लाख तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो 2.5 लाख जितना प्रॉफिट हुआ है उतना रिकवर कर लेता हूं। आपका बैलेंस क्या आ गया? 0 0 0। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यह बेवकूफी थी। माना अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं अपने बिजनेस के और आप चाहते हो कि वो बिजनेस आपको रिटर्न करे, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप जितना प्रॉफिट हो सारा एक साथ ले लो। चलो मैं आपको थोड़ा सा तरीका समझाता हूं। अरे यार बिजनेस अपना ही है, हाँ या ना? बिजनेस अपना ही है, कहीं भाग रहे हैं नहीं, अकाउंट्स हम बना रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो हम इतना घबरा क्यों रहे हैं? चलो अपन ऐसा करते हैं, अपन इस 10 लाख रुपीस के खर्चे को, ये खर्चा ही है हमारा, 10 लाख रुपीस के एक्सपेंस को मान लेते हैं 10 साल में रिकवर कर लेंगे। कितने में? 10 साल में। तो हम ये बोल सकते हैं हम ईच ईयर 1 लाख रुपीस अपने प्रॉफिट में से will be deducted from profit each year, हाँ या ना? अब बुरा लग रहा है क्या? अब तो अच्छा लग रहा है। सर 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इस साल 1 लाख रुपीस माइनस कर लेंगे, ठीक है, फिर भी हमारे पास 150 लाख बच जाएगा और आगे हम वापस बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे। कैसा लगा आइडिया? अच्छा लगा? ऐसा ही करते हैं। अब बात यह है कि हमने 10 लाख रुपए लगाए थे और राइट ऑफ किया सिर्फ 1 लाख रुपए, तो सर हम इसको बुक्स में दिखाते कैसे हैं? हम बेटा इसको बुक्स में कुछ इस तरह दिखाते हैं। अच्छा सर, ऐसे खर्चों को क्या बोलते हैं जो आपने अभी अभी करके दिखाए हैं, है ना? ये समझिए बेटा। ठीक है, ऐसो खर्चों को हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी का मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले कुछ खर्च किया हुआ एक्सपेंस, ठीक है। अब मैंने बोला कि हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था कितना? 10 लाख रुपीस, सही बात है। लेकिन सर ये तो हमारा एक्सपेंस था, आप इसको एसेट साइड क्यों लिख रहे हो? जस्ट इसलिए कि मुझे पता रहे
मुझे पता रहे, मान लो इस साल का जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ 2,50,000, इसमें से मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस करूंगा 1 लाख, ठीक है। तो मुझे बताओ 10 लाख में से 1 लाख माइनस हो गया, तो नेक्स्ट ईयर की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना आएगा? 9 लाख, सही जवाब, ठीक है। और इस बार वापस से P&L बनेगा, फिर 1 लाख कम हो जाएगा, उसके बाद वाली में कितना आएगा? 8 लाख। और इस तरह करते करते 10 ईयर्स में मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 0 हो जाएगा। समझ में आई? तो फिक्टिशियस, तो बेटा इस तरह से हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम बात करेंगे रिसिप्ट्स के बारे में। किन के बारे में? रिसिप्ट्स। तो आई होप आप लोग प्री रीड करके आएंगे रिसिप्ट्स को, ठीक है। कल हमारा मेन टॉपिक होगा रिसिप्ट्स, ठीक है। और आपको बताऊंगा रिसिप्ट्स भी कितने टाइप की है, कैसे हम उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो में अच्छा लगा होगा, आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। एंड हम जल्दी वापस अपने थर्ड पार्ट के साथ मिलेंगे, और तब तक आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फेलो फ्रेंड्स के बीच में शेयर करते रहिए। राधे राधे।